ददियाल। इस तरह जो दिन हम ददियाल में गुजारते वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे। यूँ तो इन दोनों गांव के दरमियान 1.5-2 किलोमीटर का फासला था, लेकिन दोनों की जबान और रहन सहन के तरीकों में बहुत फर्क था। ददियाल में हमारे कुछ रिश्तेदारों से शरीका चला आ रहा था। शरीका ऐसी सर्द जंग को कहते हैं जो रूस और अमेरिका की तरह गाँव के दो कुंभों के दरमियान होती है। इस जंग का मकसद सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है। दुनिया को शायद इसीलिए ग्लोबल विलेज कहते हैं कि इसमें भी बड़ी ताकतें हमा वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में मसरूफ रहती हैं और इसके लिए हर तरह का जायज और नाजायज तरीका इस्तेमाल करती हैं। गांव के चौधरी की कोशिश होती है कि कोई कमी, मोची, नाई कसाई पढ़ लिख ना सके, तरक्की ना कर सके। अगर उसने ऐसा कर लिया तो फिर उसमें और चौधरी में क्या फर्क रह जाएगा। अगर आम आदमी के हाथ में भी बंदूक आ गई तो चौधरी की क्या ताकत रह जाएगी। आप देख लें आजकल के इस दौर में अमेरिका क्या चाहता है। वो चाहता है कि एटम बम किसी और मुल्क के पास ना रहे। वो खुद तो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाता है, लेकिन ईरान को इस जुर्म में नेस्तो नाबूद कर देता है। वो खुद तो सलीबी जंगों की बात करता है, लेकिन तालिबान को जुनूनी कहता है। असल में आजकल अच्छाई और बुराई में फर्क ये है कि ये जो चीज आपके लिए मुफीद है वो अच्छी है और जो मुफीद नहीं है वो बुरी है। ये दुनिया का सबसे आसान फलसफा है। इंसान अजल से अब तक इसी असूल के मुताबिक जिंदगी गुजारता आ रहा है। उस वक्त हमारी कोशिश होती थी कि अपने शरीकों को नीचा दिखाने के लिए उनके इलाकों में से गुजरें। मैं अक्सर किसी का घोड़ा मांगकर शरीकों के इलाके से चक्कर लगाया करता था। इस पर मुझे बड़ी शाबाश मिला करती थी। हमारी दुश्मनियां इतनी थी कि अक्सर कोर्ट कचहरी तक भी जाना पड़ जाता था। एक दफा मेरे चचा को 12 बोर की 6 गोलियां लगी, लेकिन शायद ज्यादा फासले की वजह से या उनके जिस्म की साख्त की वजह से गोश्त में पेवस्त हो गईं और उन्हें ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सकी। गाँव की तहजीब उस वक्त मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरे ददियाल में मेरी पसंदीदा शख्सियत बेजी यानी मेरी दादी थी। यूँ तो वो बड़ी सख्त मिजाज थी, लेकिन दिल की बड़ी नरम थी। वो शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत वजी खातून थी। वो कपड़े भी बड़े रख रखाव वाले पहनती थी। वो मीठा बहुत शौक से खाती थी। जब भी हम उन्हें मीठा खाने से मना करते थे तो वो बहुत बुरा मनाती थी। वो अपनी अलमारी में मीठी चीजें छुपा कर रखती थी। उनके दांत मसनूई थे। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगी, तुम ही मेरा साथ देते हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। अगर तुम छुपकर मुझे मीठी चीजें ला दो तो क्या ही बात है। अच्छा ला दूंगा। नहीं, वादा करो। मैं वादा करता हूँ कि आपको एक बड़ी अच्छी मीठी चीज ला कर दूंगा जो आप अपने बचपन में बहुत खाया करती थी। अगर मैं उनको मीठी चीजें ला कर देता तो वो उनकी शुगर के लिए अच्छी ना होती, लेकिन मैं वादा भी नहीं तोड़ना चाहता था। एक दिन मैं शहर आया और शरारतन उनके लिए 2 किलो गंडेरियां ले आया। वो मसनूई दांतों से गंडेरियां कैसे खा सकती थीं? उन्होंने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन उसके बाद प्यार भी किया। मुझे याद है कि उन्हें ये तो इल्म नहीं था कि मैं MBBS कर रहा हूँ, लेकिन इतना मालूम था कि मैं एक बड़ा अफसर बन रहा हूँ। वो हमेशा मुझे कहती कि जब तुम मुझे नोटों से भरा हुआ एक बक्सा ला कर दोगे तब ही मैं मानूंगी कि तुम कुछ बन गए हो। असल में उस दौर के सादा लोगों को किसी की अफसरी या कामयाबी जांचने का यही मयार था, क्योंकि जहलम के अक्सर लोग फौज में ही भर्ती होते हैं। इसलिए अगर कोई फौजी लेफ्टिनेंट हो जाए और वर्दी पहनकर गाँव आ जाए तो उसे बहुत बड़ा आदमी समझा जाता था, या फिर उसे जिसके पास बहुत से नोट हों, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास पैसा बहुत कम होता था। जाहिर है उसमें तो अभी बहुत देर थी, अभी तो मैं पढ़ रहा था, लेकिन उनकी मासूमाना खुशी पूरी करने की एक तरकीब मेरे जहन में आई। जब मुझे वजीफा मिला तो मैंने 2200 रुपए के नोटों को 10-10 रुपए के नोटों में तोड़वा लिया। मैंने रुपयों को एक थैली में रखा और गांव पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो बेजी नमाज पढ़ रही थी। मैंने उन नोटों की पिन्ने निकाली और उन्हें एक बक्से में रखकर फैला दिया। जब वो नमाज से फारिग हो गई तो मैंने बक्सा जाए नमाज पर रखा और खोलकर दिखाया तो इतने ज्यादा नोट देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अभी तो तू डॉक्टर नहीं बना, फिर इतनी सारी रकम कहाँ से आई? कहीं से लूट कर तो नहीं लाया? बीजी, आप मुझे ऐसा समझती हैं? ये मेरे वजीफे की रकम है। आप ही तो कहती थीं कि मुझे तेरी कामयाबी का यकीन तब आएगा जब मैं नोटों से भरा हुआ बक्सा लेकर आऊंगा। उन्होंने बक्से से 2 नोट लिए और कहा कि बाकी तुम ले जाओ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये आपके लिए हैं और आपने ही रखने हैं। चुनाचे पहले तो वो सिर्फ मिठाई की हिफाजत करती थीं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने उन्हें अब बक्से की हिफाजत का भी मुश्किला दे दिया था। ये बक्सा आखिरी वक्त तक उनके पास रहा और उन्होंने इसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया। बड़ों को पैसों से मोहब्बत नहीं होती, वो तो बस बच्चों को कामयाब और खुश देखना चाहते हैं। ये हमारे मुआशरे की कदरें हैं जो बदकिस्मती से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह बड़े अपने बच्चों के नाज उठाते हैं और उन्हें अपनी दुआओं में याद रखते हैं, इसी तरह बच्चों का भी फर्ज है कि वो जब किसी काबिल हों तो अपने बड़ों के बड़े ना सही छोटे छोटे शौक जरूर पूरी करने की कोशिश करें और उनकी मोहब्बत को वापस लौटाएं। मैंने अपने दादा को कभी नहीं देखा, क्योंकि वो मेरी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। उनकी तस्वीर देखकर ये एहसास होता है कि वो बहुत खूबसूरत थे। वो मजिस्ट्रेट थे। वो भी परदादा की तरह इतनी ही उम्र में शुगर के मरीज का शिकार होकर इंतकाल कर गए थे। मेरे ताया जान ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ईरान में गुजारा। वो बहुत गुस्से वाले थे और हम सब उनसे बहुत डरते थे। एक और शख्सियत जो हमेशा मेरी पसंदीदा रही है और जो मुझे अम्मी की तरह प्यारी है, वो मेरी
پھپھو ہیں۔ پھپھو کی طبیعت میں امی اور ابو کا ملا جلا پیار ان کے ہر جملے سے چھلکتا ہے۔ مجھے آج کل کے دور میں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے وقتوں کی پھپھیاں، چچیاں، خالائیں باقی نہیں رہی۔ جب سے ان رشتوں کے لیے آنٹی کا لفظ بولا جانے لگا ہے، محبتیں کم اور مفادات بڑھ گئے ہیں۔ اب نہ تو کوئی بلائیں لینے والا ملتا ہے اور نہ کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر دودھ کا گلاس پینے کو کہتا ہے۔